आज हम आहार नाल से संबंधित संपूर्ण चर्चा करेंगे कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है और आहार नाल में कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है, तो उसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं कि आहार नाल का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें पूरी आहार नाल बनी हुई है। मुख से लेकर के गुदा द्वार तक आहार नाल बनी हुई है। सबसे पहला जो हमारा आहार नाल का भाग होता है वो होता है मुख होता है। दूसरा भाग होता है मुख गुहा होती है। तीसरा भाग है आपका ग्रसनी है। और जो अगला भाग होता है, ग्रसनी से दो पार्ट निकलते हैं, एक तो निकलती है श्वास नली, एक निकलती है ग्रास नली। तो हम क्या है अभी पाचन तंत्र से संबंधित पढ़ रहे हैं, आहार नाल पढ़ रहे हैं, तो हम ग्रास नली के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपको एक आकार और दिखता है जिसको हम आमाशय कहते हैं। ये आपका क्या होता है, एक यकृत है। यकृत में एक थैलीनुमा एक और संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। सी आकार की एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। जी जो आपको अंदर जो इस प्रकार से कुंडलित संरचना दिख रही है इसको हम बोलते हैं छोटी आंत बोलते हैं। और जी जो आपको बड़ी जी इस प्रकार की संरचना जो दिख रही है उसको हम बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं। जो हमारी आहार नाल का अंतिम भाग होता है वो मलाशय होता है और वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ पे क्या होता है, कृमि रूप परिशेषिका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आहार नाल का पूरा डायग्राम है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी आहार नाल की जो टोटल लंबाई होती है मुख से लेकर के गुदा द्वार तक, उसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। हाँ, 8 से 10 मीटर लंबी ही होती है। लेकिन क्या होती है कि अधिकांश जो आहार नली का जो भाग होता है वो कुंडलित होता है, जिससे क्या होती है जो ज़्यादा लंबाई होती है वो छोटे भाग में ही क्या है समाहित हो जाती है। अब यहाँ पे हमें एक लगता है कि 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल कैसे हो सकती है। तो हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों को अगर ऐसे फैलाया जाए तो वो आपकी 8 से 10 मीटर लंबी ही दिखाई देगी। लेकिन वो क्या होती हैं, कुंडलित हो जाती हैं, जिससे बहुत सारी लंबाई एक छोटे से ही भाग में समाहित हो जाती है। तो आपको आहार नाल जो मुख से लेकर के अगर गुदा द्वार तक की टोटल लंबाई नापी जाए तो 8 से 10 मीटर की लगभग होती है। और एक मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक फैली रहती। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख एवं मुख गुहा क्या होती है। ठीक है, तो पहला हमारा पार्ट है मुख एवं मुख गुहा क्या होती है। यह एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। तो आप यहाँ देखते हैं कि जो हमारा मुख होता है वो हमारा क्या होता है प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है और अनुप्रस्थ काट के रूप में हमारे शरीर के बाहर खुलता है। मुख द्वार के पीछे अगर हम देखें तो मुख गुहिका में खुलता है, यानी जो मुख होता है हमारा वो पीछे की ओर मुख गुहिका या मुख गुहा कहते हैं, जिसको हम मुख गुहिका कह सकते हैं या मुख गुहा कहते हैं। तो मुख हमारा क्या है पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं हम उनको देखें। सबसे पहले तो क्या होती है, उसमें दांत होते हैं। तो जो मुख गुहा वाला जो पार्ट हमारा है उसमें सबसे पहला भाग क्या आता है, दांत आते हैं। फिर इसके बाद दूसरा और पार्ट होता है जिसको हम जीभ कहते हैं। फिर तीसरा भाग होता है लार ग्रंथियाँ होते हैं। हम दांतों के बारे में भी आपको एक वीडियो बना चुके हैं, जीभ और लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत क्या होते हैं। तो दांत को एक वीडियो हम बना चुके हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दंत सूत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि दांत हमारे शरीर में मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्या, कृंतक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंसाइजर बोलते हैं। और इनकी संख्या टोटल अगर हम बोले ऊपरी और निचली जबड़े में तो होती है 8। कृंतक दांतों की जो आगे के 4 और
नीचे निचले जबड़े में आगे के 4 और ऊपरी जबड़े में आगे के जो 4 दांत होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, टोटल होती है ऊपरी और निचले जबड़े में 8 होती है। फिर इसके बाद आते हैं रदनक, तो एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, मतलब 4 दांत होते हैं, तो 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में, तो इनको बोलते हैं रदनक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कैनाइन बोलते हैं, और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हो गए कृंतक यानी इंसाइजर, जिनकी संख्या है 8। दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं मुख में वो होते हैं क्या, रदनक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन, और इनकी संख्या होती है 4। आपने देखा होगा कि जो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके जो कैनाइन दांत होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे आप कुत्ते के देख लें, शेर के देख लें, तो जो बगल के जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कैनाइन दांत उनके ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीरने फाड़ने में सहायता मिलती है। इसके बाद आता है प्रीमोलर। तीसरे प्रकार के दांत होते हैं प्रीमोलर होते हैं, जिनको हम अग्र चवर्णक कहते हैं। उनकी दोनों जबड़ों में संख्या होती है 8 होती है। और फिर इसके बाद आते हैं मोलर यानी चवर्णक होते हैं, जिनकी संख्या दोनों जबड़ों में होती है 12। अगर हम इन 4 प्रकार के दांतों को यदि हम मिला दें तो चारों दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल होती है आपकी 32 हो जाती है। ठीक है, तो मुख गुहा में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। एक बार पुनः सुने, कृंतक दांत होते हैं 8, रदनक होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर की संख्या होती है 12। अगर हम चारों को मिलाएं तो 32 दांत आपके मुख में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वयस्क व्यक्ति में पाए जाते हैं, जबकि बच्चों में होते हैं 20 दांत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है जीभ। तो जीभ जो होती है मुख गुहा में, जीभ जो पाई जाती है वो एक लंबी चपटी और मांसल संरचना होती है। जो जीभ है हमारी वो एक चपटी है, मांसल है, मांस की बनी है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है। ठीक है, मांसपेशियों की बनी हुई है। और जीभ का काम होता है कि जो हमारी लार होती है, लार को भोजन में अच्छी तरीके से मिला देना। जो मुख गुहा में क्या होती है, जीभ होती है, तो जीभ का काम होता है कि लार को भोजन में अच्छी तरीके से मिलाना, और दूसरा है हमें बोलने में सहायता करना। अगर हम कुछ भी शब्द बोलते हैं तो हम जीभ का सहारा लेते हैं। तो जीभ के यहाँ पे 2 कार्य हो गए। एक तो क्या हो गया है आपका कि भोजन में लार को अच्छी तरीके से मिलाना, दूसरा है बोलने में सहायता करना, तीसरा इसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो भोजन का स्वाद भी लेती हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ भी होती हैं, और लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, जिनसे क्या होती है, लार निकलती है। और लार में बहुत सारे एंजाइम भी होते, जैसे टाइलिन है, लाइसोजाइम एंजाइम है, तो ये एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है मुख गुहा के बाद जो आता है वो ग्रसनी आता है। ठीक है, तो ग्रसनी है। अब ग्रसनी जो होती है वो एक ऐसा आहार नाल का भाग होता है जो जहाँ पे 2 मार्ग खुलते हैं, एक तो नासा द्वार खुलता है और एक मुख द्वार भी वहीं पर खुल जाता है। तो जो ग्रसनी होती है, तो मुख गुहिका का निचला भाग ग्रसनी कहलाता है। अगर हम मुख गुहिका के निचले भाग को देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी ग्रसनी की जो लंबाई होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी संरचना अगर हम देखें तो कीप के आकार की, कीप मतलब यहाँ चौड़ा भाग दिख होता हो, यहाँ थोड़ा सा क्या है पतला, मतलब कीप कुछ ऐसे आकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ चौड़ा भाग है और यहाँ पतला भाग है, तो ये कीपनुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई आपको हमने बताया है कि 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ग्रसनी में अंदर एक निगल द्वार होता है, निगल द्वार जिससे मतलब भोजन अंदर ग्रास नली में जाता है, तो निगल द्वार होता है। उसके पास एक श्वास नली का छिद्र या घाटी द्वार होता है। तो देखिए जी, यहाँ निगल द्वार होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगल द्वार, यहाँ पर होगा घाटी द्वार, जहाँ से मतलब सांस कहाँ जाती है, श्वास नली में जाती, तो उस द्वार को बोलते हैं हम क्या, घाटी द्वार। अब घाटी द्वार पर क्या होता है, एक घाटी ढापन होता है,
जो उपास्थि का बना होता है। क्या होता है यहाँ पे, घाटी ढापन होता है जो उपास्थि का बना होता है। और जब भी हम क्या करते हैं, भोजन निगलते हैं, तो घाटी ढापन क्या कर लेता है, घाटी द्वार को क्या है, बंद कर लेता है, जिससे हमारा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो ये पूरी जो संरचना होती है जी आपकी ग्रसनी में ही पाई जाती है। तो ग्रसनी जो है एक कीपनुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर, और जो कि वायु एवं भोजन का सहमार्ग है। यहाँ पे मतलब नाक वाला मार्ग और मुख वाला मार्ग दोनों ही आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वायु और भोजन का सहमार्ग होता है। ग्रसनी में एक अंदर क्या है, निगल द्वार है। तो हमने बताया कि जी क्या होता है, यहाँ पे निगल द्वार होता है और यहाँ पे होता है क्या, घाटी द्वार होता है। तो निगल द्वार और घाटी द्वार जी दोनों ही पास पास में स्थित होती है। निगल द्वार से भोजन ग्रास नली में जाता है और घाटी द्वार से जो सांस होती है वो अंदर फेफड़ों की तरफ श्वास नली से होती हुई आगे जाती है। घाटी द्वार पर क्या होता है, एक उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है जिसको घाटी ढापन कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को क्या है वो ढक लेती है, जिससे भोजन क्या है श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है और हमें मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और भोजन क्या है हमारी ग्रास नली में सीधा चला जाता है। तो जी हमारी क्या है टोटल जो संरचना होती है वो कहाँ होती है, ग्रसनी में होती है। इसके बाद यहाँ पर ग्रसनी के बाद जो अगली संरचना होती है वो ग्रास नली होती है। तो जो ग्रास नली है हमारी, ठीक है, ग्रास नली एक टोटल एक लंबी नली नुमा संरचना होती है। यह जो होती है पतली पेशीय संकुचनशील लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर, मतलब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये होती है 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है। यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो जी ध्यान रखना है कि जो ग्रास नली होती है उसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता और इसकी जो लंबाई होती है वो 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। अगला जो हमारा पार्ट होता है आहार नाल का, वो होता है क्या, आमाशय होता है। तो अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या है ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है मुख, जो क्या होता है अनुप्रस्थ काट के रूप में बाहर खुलता है। उसके बाद आती है मुख गुहा। मुख गुहा में हमने पढ़े हैं दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांतों की संख्या हमने बताई है कि टोटल 32 होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। जीभ जो होती है हमारी वह एक पेशीय संरचना होती है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है और यह क्या है लार को भोजन में अच्छी तरीके से मिलाने का कार्य करती है और बोलने में भी सहायता करती है और भोजन का स्वाद भी हमें इसी से प्राप्त होता है। फिर आती हैं लार ग्रंथियाँ, जिससे क्या होती है लार निकलती है और भोजन अच्छे से पच सकता है। टायलिन और एक लाइसोजाइम, 2 प्रकार के एंजाइम लार में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने ग्रसनी बताया था कि तो मुख और नासा द्वार का जो सहमार्ग है वो ग्रसनी होता है, ठीक है। इसके बाद आती है क्या ग्रास नली होती है, ठीक है। तो जी इसको ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है आमाशय। तो आमाशय हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आप देखिए यहाँ पे पतरी नली आ रही है, यहाँ भी पतरी नलियाँ जा रही हैं, लेकिन अगर हम आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखें तो वो क्या होता है आमाशय हो। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा एक थैलीनुमा जे आकार की संरचना होती है। इसको हम जे आकार की संरचना कह सकते हैं। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर हम इसकी भित्तियों के अंदर देखें, ठीक है, तो इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है जठर रस का स्रावण होता है
और जो जठर रस होता है उसमें एक तो अम्ल निकलता है, कौन सा अम्ल का, HCl। पेप्सिन एक एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है, आदि एंजाइम इस जठर रस में पाए जाती हैं। तो जठर ग्रंथियां आपकी आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं, जिसमें एक अम्ल निकलता है, कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज। एक इसके बाद एक एंजाइम और होता है रेनिन, जो दूध की प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो दूध में प्रोटीन होती है कैसीन, तो कैसीन को पचाने का काम करता है क्या, रेनिन एंजाइम। तो एक तो HCl, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम निकलते हैं। HCl आपका एक अम्ल होता है। यहाँ पे भोजन का जो पाचन होता है वो आंशिक पाचन होता है। आपको ध्यान रखना है कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है, ठीक है, और पाचन की क्रिया होती है वो अब छोटी आंत तक चलती है। अग्रभाग तक पाचन की क्रिया होती है और छोटी आंत का जो लास्ट भाग होता है उसमें अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन तो हमारी छोटी आंत में होता है। अब हम देखते हैं आमाशय के भाग कितने होते हैं। तो आमाशय के भाग होते हैं 4। एक तो होता है कार्डियक भाग होता है, ठीक है, दूसरा होता है फंडिक भाग होता है, तीसरा होता है पायलोरिक भाग होता है, और चौथा जो शेष भाग बचता है यहाँ के आसपास उसको बोलते हैं हम शेषाग्र। तो ये होता है क्या, आपका कार्डियक भाग है। यहाँ के आसपास होता है आपका फंडिक भाग होता है, इसके आसपास होता है आपका पायलोरिक भाग होता है, और यहाँ पे जो बचता है वो शेष भाग कहलाता है। तो ये हमारा आमाशय। तो आमाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आहार नाल का। इसके बाद आता है आमाशय के बाद जो होता है वो होता है छोटी आंत, और फिर आती है आमाशय के बाद आती है छोटी आंत, या इसको क्षुद्रांत कहते हैं। उसमें 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरे भाग को बोलते हैं मध्यांत, तीसरे भाग को बोलते हैं शेषांत्र, ठीक है। तो इसके भी कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जो छोटी आंत होती है वह आहार नाल के भागों को देखें अगर, तो सबसे लंबी अगर संरचना है जो, तो वो क्या होती है, छोटी आंत ही होती है। यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का केंद्र है। मतलब जो छोटी आंत होती है वो हमारी आहार नाल के पाचन का केंद्र है और अवशोषण का केंद्र है। यानी यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग का मतलब होता है शेषांत्र जो भाग होगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इलियम वाला जो भाग होता है, यहाँ पे जो इलियम वाला भाग है, जो लास्ट वाला भाग है, यहाँ तक छोटी आंत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटी आंत है। तो यहाँ के तो बोलते हैं हम ग्रहणी। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक को बोलेंगे जिजुनम, मध्यांत्र, इसके बाद जो भाग बचता है उसको बोलते हैं शेषांत्र या इलियम बोलते हैं। तो इलियम वाले भाग में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, और ग्रहणी और इसके बाद जो मध्यांत्र होता है जिजुनम होता है, उसमें भोजन का क्या है, पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन करती है और अवशोषण का भी केंद्र कहलाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। माने यहाँ से लेकर के अगर यहाँ की लंबाई इसको सीधा करके नापा जाए तो ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, यानी इसका जो व्यास होता है, अगर हम इस नली का जो व्यास देखें छोटी आंत का, तो वो होता है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 6 से 7 सेंटीमीटर, और यह है पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है। और इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी जिसको डियोडिनम बोलते हैं इंग्लिश में, जिजुनम और इलियम शेषांत्र। छोटी आंत के शुरुआती भाग में अगर हम छोटी आंत के जैसे ग्रहणी हो गई और मध्यांत्र जो होती है जिसको जिजुनम बोलते हैं, तो छोटी आंत के शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल
और वसा का पूर्ण पाचन होता है। मतलब भोजन के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों का प्रथम भाग में, पहले भाग में और दूसरे भाग में, छोटी आंत के पहला भाग है क्या ग्रहणी, दूसरा भाग है जीजुनम। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का पूर्ण पाचन होता है। जो शेषांत्र भाग है यानी इलियम जो वाला भाग है उसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जी आपको याद रखना है ग्रहणी और मध्यांत्र जो होता है उसमें प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनका पूर्ण पाचन होता है ग्रहणी और मध्यांत्र में। शेषांत्र में क्या होता है कि जो शेषांत्र वाला भाग होता है उसमें पचित हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जी हमारा शेषांत्र होता है। इसके बाद जो लास्ट भाग होता है बड़ी आंत होता है जिसको बृहदांत्र बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है आहार नाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो जी यहाँ से लेकर के और जी आपको जो मोटी संरचना जी दिख रही है, जी पूरी जो संरचना है जी आपकी बड़ी आंत होती है। यह नाल आहार नाल का जो होता है वो अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और 4.7 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास होता है। तो यह इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है लेकिन इसकी मोटाई अधिक होती है, यानी व्यास इसका 4.7 होता है, यानी 4.7 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। शेष पचा हुआ जो भोजन होता है उसमें यदि जल है तो जल का अवशोषण यहाँ पर हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया, उसमें अगर कुछ मात्रा में पानी रह जाता है तो उसका यहाँ पर क्या कर लिया जाता है अवशोषण कर लिया जाता है। और जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम क्या है आपका बड़ी आंत का ही होता है। अब बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है उंडुक यानी जिसको सीकम कहते हैं। तो सीकम वाला भाग ये होता है जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम सीकम। इसके बाद ये क्या होता है कोलन वाला भाग है। यहाँ तक आपका क्या होता है ये कोलन वाला भाग होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है आपका मलाशय यानी जिसको रेक्टम कहते हैं। तो बड़ी आंत में भी आपके 3 भाग होते हैं। सीकम यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है कोलन और यहाँ से यहाँ तक होता है मलाशय होता है। तो ये इसके भी 3 भाग होते हैं। तो जी हमारा पूरा क्या था आहार नाल थी। अब यहाँ पे हमने 2 भाग अभी हमने छोड़े हुए हैं। वो क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो पाचक ग्रंथियाँ हैं, आहार नाल में भोजन के पाचन में सहायक हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आहार नाल के भाग हैं तो वो आहार नाल के भाग नहीं होते हैं, वो सहायक अंग कहलाते हैं। एक तो अग्नाशय है आपका सहायक अंग, एक होता है यकृत और एक होता है पित्ताशय। जी आपके क्या होते हैं सहायक भाग होते हैं, ना कि आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग तो यही होते हैं। तो जी क्या करते हैं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अग्नाशय में भी क्या होते हैं अग्नाशयी रस स्रावित होता है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और भोजन को ग्रहणी वाले भाग में पचाते हैं, क्योंकि यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है और वो ग्रहणी में आकर के भोजन में मिल जाता है। यहाँ से यकृत से एक महत्वपूर्ण रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पित्त रस, और पित्त रस आकर के हमारे पित्ताशय में क्या होता है एकत्रित होता है। और जो जी पित्त नली आपको जी दिख रही होगी, इस पित्त नली के माध्यम से भोजन मतलब जो पित्त रस होता है वो भोजन में यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन का माध्यम होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है। जैसे ही भोजन क्या है ग्रहणी में आता है तो पित्तरस के कारण भोजन का जो माध्यम होता है वो क्षारीय हो जाता है, क्योंकि ग्रहणी में और आगे के जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को क्षारीय माध्यम में ही पचाने का कार्य करते हैं। तो जी हमारे क्या होते हैं आहार नाल की सहायक अंग होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो जी हमारी पूरी आहार नाल होती है। और इससे संबंधित आपका बोर्ड परीक्षा में हर साल क्या है कोई ना कोई प्रश्न आता है। या तो आएगा कि आप आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, या पूछ लेंगे
कि छोटी आंत और बड़ी आंत में भोजन के पाचन को समझाइए, या आमाशय में आप भोजन के पाचन को समझाइए, या यकृत क्या है, यकृत के कार्य बताइए, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय के कार्य बताइए। तो जी आपके इससे महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप इसका अध्ययन करें, वीडियो को बार बार देखें और चित्र बहुत बढ़िया तरीके से आप बनाने का प्रयास करें, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।